बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके साथ डिस्कस करना है कि सऊदी अरब ने अब तक का सबसे बड़ा झटका क्या दिया है पाकिस्तान को। इसके अलावा आपने शहनशाह नेहरू के बारे में सुना होगा कि रोम जल रहा था और नेहरू वो बांसुरी बजा रहा था। सिर्फ उसने बांसुरी नहीं बजाई थी, एक और वारदात आज आपके सामने रखनी है। फिर आपने डॉट कनेक्टिंग करनी है कि नेहरू पाकिस्तानी तो नहीं था। 4 जुलाई 1774 बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी दुनिया के लिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसे इंपॉर्टेंट था ये भी आपको आगे चल के बताऊंगा। इसके अलावा पाबंदी से मुज़ाकरात तक, इसी वीलॉग में मैंने इस नाचीज ने चैलेंज किया था हुकूमत को कि वो पीटीआई पर पाबंदी लगा के दिखाए। उसके बाद मरियम से नफरत, यहां से हम शुरू करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब की अहलिया की गुफ्तगू सामने आई है और वो फरमाती हैं कि मैं लोगों के पास जाती हूं, लोगों से मिलती हूं, लेकिन हर जुबान पर जो नाम है वो इमरान खान का है। अब आप अंदाजा करें कि ये राना सनाउल्लाह की अहलिया हैं। अब राना सनाउल्लाह की अहलिया होना और फिर राना सनाउल्लाह की तरह न होना ज़रा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने एक अहम बात की है कि मरियम बीबी बड़ी भाग दौड़ कर रही हैं, लेकिन मरियम बीबी का कोई नाम सुनना नहीं चाहता, मरियम बीबी से कोई मोहब्बत नहीं करता। हालांकि ये राना सनाउल्लाह साहब की अहलिया को पता होना चाहिए कि वो भाग दौड़ नहीं कर रही। वो खुद इकरार कर चुकी हैं कि टिकटॉक बनाने पर मेहनत करनी पड़ती है, तो वो टिकटॉक बना रही हैं। टिकटॉकों से न कौमों के पेट भरा करते हैं, न लोगों की ज़िंदगी आसान होती है। हाँ, लोगों की ज़िंदगी आसान होती है कि उनकी जेब में 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड हो, जिसको इंतकाम में आकर ये साहिबा बंद कर चुकी हैं और लोगों की ज़िंदगी बिजली के बिलों ने अजीरन कर रखी है। तो इनके हिस्से में सिर्फ नफरत आएगी। हफीजुल्लाह खान नियादी कह रहे थे, इमरान खान के फर्स्ट कज़न हैं और ब्रदर इन लॉ हैं। हफीजुल्लाह खान नियादी ने कहा कि मैंने सारा बचपन और जवानी इमरान खान के साथ गुजारी है। अगर इमरान खान के सामने वजारत उज़्मा और मकबूलियत रखी जाए दो प्लेटों में रख के, तो इमरान खान मकबूलियत ले लेंगे, वजारत उज़्मा नहीं लेंगे। क्योंकि इमरान खान का जो टेस्ट है ना पहले दिन से, वो है ही मकबूलियत। क्रिकेट से लेकर और आज तक उन्होंने मज़ा मकबूलियत का ही चखा है। इसलिए हफीजुल्लाह खान नियादी ने बहुत बड़ी बात की है कि वो मकबूलियत ले लेंगे, वजारत उज़्मा नहीं ले लेंगे। ये लोग हैं जो दुनिया जहान की फटकार, दुनिया जहान की गालियां, दुनिया जहान की बद्दुआएं और दुनिया जहान की जो है ना नहूसत वसूल कर रहे हैं कि बस हमें झंडे वाली गाड़ी मिले, ना हमने कोई काम करना है, ना हमने लोगों की ज़िंदगी को कोई सुखी करना है, बस हम जो है वो उसमें हों, मज़े में हों। जिस तरह अमीर अब्बास बड़े ज़बरदस्त जो है वो तजिया निगार हैं। अमीर अब्बास ने कहा है कि स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए 10 करोड़ की गाड़ी लाई जा रही है। ये मैं आपको पहले बता चुका था। आगे अमीर अब्बास कहते हैं चूंकि स्पीकर पंजाब असम्बली की तशरीफ जो है ना, तशरीफ मुबारक, वो काफ़ी लंबी चौड़ी और खुली है, इसलिए उनको 10 करोड़ की गाड़ी चाहिए। और ये वो जनाब हैं स्पीकर पंजाब असम्बली अहमद खान, जिन्होंने दलाली का काम किया, कोयले की दलाली की, अपने हाथ अपना मुंह काला किया। और बाजवा और पीडीएम के दरमियान सबसे बड़े ब्रोकर ये अहमद खान साहब थे। बहरहाल राना सनाउल्लाह की अहलिया ने बिल्कुल ठीक बात की है और उन्होंने कहा है कि एक ही इलाज है कि आप इमरान खान को हुकूमत दें, इमरान खान को हुकूमत करने दें, वो हुकूमत नाकाम हो, उसके बाद कोई नून लीग की तरफ लोगों का रुझान होगा। लेकिन फिलहाल नून लीग लोगों से फारिग है। अब मैंने आपके सामने जिक्र किया नेहरू का कि ये जो है वो शहनशाह था रूम का, यानी जिसके माँ के साथ, अपनी माँ के साथ जो है एग्रोपीना, उसके साथ जिस्मानी तल्लुकात थे। यानी आप यहाँ से अंदाजा कर लें। आपको तो सिर्फ पता है ना कि इसने जो है वो रोम जल रहा था और ये बांसुरी बजा रहा था। पाकिस्तानी अशराफिया के साथ किस तरह डॉट कनेक्टिंग करनी है। हुक्मरान अपने समधियों को पाकिस्तानी,
हुक्मरान अपने समधियों को, अपने सालों को, अपने बहनोइयों को, अपने दामादों को, अपने रिश्तेदारों को किस तरह नवाजते हैं, किस तरह ग्रुप बनाते हैं, ये मैं आपको आज नेहरू की ज़िंदगी से जो है बताऊंगा। इसके अलावा आपको बताया कि 40 खानदान IPPs के ज़रिए अरबों रुपया बटोर रहे हैं पाकिस्तानियों से, और बकौल इमरान रियाज खान कि अगर मैथमेटिकली ज़रब तकसीम की जाए तो पाकिस्तानियों को एक बिजली का जो यूनिट है वो 745 रुपए में पड़ रहा है, 745 रुपए में। यानी हमसे तो वो 78 रुपये बटोर लेते हैं तकरीबन, बाकी सारा पैसा वो IPPs को जाता है। यानी मैं आपको मिसाल दूं IPPs की कि एक बस खड़ी है और उसका किराया है 3000 रुपया। यानी आपने कहीं पे जाना है, DG खान जाना है या कराची जाना है, और 3000 रुपया उसका किराया है। आप बस में जाते हैं और बस वाला आपको कहता है कि आप 1.5 लाख रुपया दें, तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि 1.5 लाख रुपए किस बात का, 3000 किराया है। तो वो कंडक्टर आपको कहे कि चूंकि गाड़ी में 50 सवारियों की गुंजाइश है, लिहाजा आप 50 सवारियों का किराया दें तो आपका 1.5 लाख बनेगा। ये है कैपेसिटी चार्जिंग। न जो बिजली बना रहे हैं, या अगर बना रहे हैं तो इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन जो सार्फिन है वो 750 रुपए का जो है वो यूनिट खरीद रहे हैं और 40 खानदानों के पेट भर रहे हैं। फिर ये खानदान ये अपनी सालगिरहों पे, ये अपनी शादी की जो है ना एनिवर्सरियों पे, और ये अपनी बच्चों की शादियों पे हेलीकॉप्टरों से पैसे गिराते हैं और दुबई में वलीमे करते हैं, अमेरिका में जाकर वलीमे करते हैं, और उन सालनों में, उन कस्टर्डों में और उन खीरों में पाकिस्तानी खून शामिल होता है। लेकिन बहरहाल मैं आपको शहनशाह नीरू का जो है आपने डॉट कनेक्टिंग खुद कर लेनी है। यानी नीरू ने उबाशी के वो तरीके वजह किए जो अपनी मिसाल आप थे। ये IPPs वाला ज़हन में रखना है। उसने इखलाक बाख्ता अमीरजादों का एक बड़ा ग्रोह जमा किया। वो रात के वक्त एक गुलाम के भेस में रूम के चकलों और कुब्बा खानों का रुख करता। ये शहनशाह है, गुलामों के रूप धारते, उसके साथ काबीना होती, इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, राना सनौला वो काबीना होती, कदम नशे की ज्यादती की वजह से लड़खड़ा रहे होते। ऐसे में जो भी नीरू और उसके बदमाश साथियों के सामने आता उसके साथ दस्तदरादी की जाती। ये शहनशाह है। रात को वो हमारे भी थे खलीफा, रात को क्यों निकलते थे। रंगीन मिजाजों की इस शाही ग्रुप का शिकार अक्सर औरतें ही हुआ करती थीं। जब लोगों में ये बात फैली कि बहुत से मर्द और औरतें नीरू के हाथों रात की तारीकी में बेइज्जत होते हैं, तो नीरू जैसे और लोगों ने भी यही सिलसिला शुरू कर दिया। ये खास पॉइंट है। और लोग देखा देखी हुक्मरानों की दौलत की हवस देखकर और बाहर जो है ना प्रॉपर्टियां देखकर दुबई लीक्स में 13 जर्नैलों का भी नाम आ गया, उनको भी होशियारी आ गई। फिर जाहिर है जो है ना हुक्मरानों के मजहब पे लोग चलते हैं, और दूसरे जब उन्होंने देखा ना ये हो रहा है, दूसरे लोगों ने भी ग्रुप बना लिए। आगे सुने जी। कई और लोगों ने भी यही सिलसिला शुरू कर दिया। अब शहर रोम की गलियों में किसी औरत की इज्जत महफूज थी, न किसी मर्द का वकार। इन सरगर्मियों में कई बार खुद नेहरू ने चोटें भी खाईं। ये शहनशाह है जिनके निशान शाही मुआलिज की भरपूर कोशिशों के बावजूद उसके चेहरे पर दिखाई देते थे। वो जो रात को कुट पड़ती थी। एक बार सेनेट का एक रुकन अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहा था कि गुलाम के भेस में नीरू ने उसकी बीवी पर हमला किया और उसकी आबरू रेजी की कोशिश की। सेनेट का रुकन जिसका नाम मुमताज था बहुत जोर आवर आदमी था। उसने गुलाम बने हुए शहनशाह की खूब पिटाई की और नीरू सर पर पांव रखकर भाग निकला। इस झड़प में उसे कुछ ऐसी चोटें आईं जिन्हें फौरन छुपाना मुआलजीन के लिए भी मुमकिन न रहा।
और चंद रोज तक नीरू दरबार की रौनक बढ़ाने ना आ सका चोटों की वजह से। बदकिस्मती से मुमताज को मालूम हो गया कि लाइल्मी में वो किस पर हमला कर बैठा है। उस नादान ने खामोश रहने के बजाय एक माफीनामा लिखा जो उसकी मौत का परवाना बन गया। फिर उससे पहले नेहरू उसके कत्ल का हुक्म देता उसे खुदकुशी करना पड़ी। उसने खुदकुशी कर ली। इस वाक़े के बाद भी नेहरू की रात की सरगर्मियां जारी रही, लेकिन अब वो जाती मुहाफ़िज़ों का एक दस्ता भी साथ रखने लगा जो एक मुनासिब फासले पर मुस्तैदी के साथ मौजूद रहता था ताकि कोई बादशाह की अयाशियों में खलल न डाल सके। नेहरू का जो ग्रोह लोगों की बेइज्जती करता और औरतों की अस्मत से खेलता था, इसमें उसका सबसे गहरा दोस्त मार्क्स ओथो भी शामिल था, और ये वही शख्स था जिसने शहनशाह नीरू को हम जिन्स प्रस्ती पर लगाया था। ओथो ने ये एक किस्सा, ये तो बिल्कुल यानी मैं आपके सामने बयान करूं तो आपको यकीन ही ना आए। तो ये मैंने आपको बताया ना, पुराना ज़माना था कि आपने वो फिल्म देखी होगी शोले, या कोई भी डाकू आ गए, गब्बर आ गया, लोग खिड़कियां बंद कर देता, दरवाजे बंद कर देता। ये अब ये डाकू, ये जिस तरह नेहरू ने ग्रोह रखा, ये अपने साथ कमांडो रखते हैं। ये डाकू, इन डाकू, ये दुनिया के वो डाकू हैं जिनकी हिफाजत पुलिस करती है, जिनके आगे पीछे गाड़ियां होती हैं, हूटर होते हैं, हटो बच्चों, डाकू आ गए, रोड खाली करो। ये 2024 के डाकू हैं और इनके साथ हिफाजती दस्ते होते हैं, वरना ये वैसे जाए ना अवाम में। जिस तरह आप जाते हैं किराना की दुकान पे, सब्जी की दुकान पे, जिस तरह मैं जाता हूं, वो विराट कोहली अपनी बीवी के साथ इंडिया छोड़ के लंदन चला गया है। उसने कहा जी मुझे सुकून चाहिए, मैं इंडिया में बाहर ही नहीं निकल सकता। ये नहीं कि लोग उसे गालियां देते थे या पत्थर मारते थे, ऑटोग्राफ, सेल्फियां, मिलना मिलाना। जाहिर है इतना बड़ा खिलाड़ी है, वो लंदन चला गया है। ये भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है खुदा की। ये जरा बाहर निकलें गार्डों के बगैर, आम लोगों में जाएं। आपका क्या ख्याल है इनके साथ लोग क्या करेंगे? तो इन्होंने हिफाजती दस्ते रखे होते हैं ताकि ये लोगों की, जितना कुछ हमने इस अवाम के साथ किया है, तो लोगों से हम महफूज रहें। मैंने आपको बताया था कि ये पीटीआई पे पाबंदी लगा के दिखाएं। अगर इनके गिट्टों में पानी है, अगर ये अपने बाप के हैं, तो लगाएं पीटीआई पर पाबंदी। आज क्या हुआ है? आज मुसद्दिक मलिक जो वफाकी वजीर हैं, उन्होंने कहा है जी कि पीटीआई हमारे साथ बैठे और हमारे साथ बात करे और मामलात को सुलझाए। क्यों बैठे जी आपके साथ? आप चोरी का माल वापस करें, आप सीटें वापस करें। आपने जो है ना वो 17 सीटें ली हैं, बस फिर मुज़ाकरात ही मुज़ाकरात हैं। तो कल तो आप पाबंदी लगा रहे थे, वो डिंटोने के मुंह से झाग निकल रही थी और भी बहुत सारी जगहों से झाग निकल रही थी कि बाजी हमने फैसला कर लिया है कि पाबंदी लगानी है, लगाओ पाबंदी। तुम लोगों के बाप का मुल्क है कि तुम पाबंदी लगाओगे? तुम लोगों की मां जहेज में लाई थी। क्या किया तुम लोगों ने इस मुल्क के लिए कि तुम लोग पाबंदी लगाओगे? लगाओ ना पाबंदी और चलाओ ना मुल्क कि जी हम पाबंदी लगा देंगे। लोगों से कोई नहीं जीत सकता। ये सब के लिए पैगाम है, कई दफा दे चुका हूं। लोगों से कोई नहीं जीत सकता। 8 फरवरी को लोगों ने अपना फैसला दे दिया, अब आपने जो मर्जी है करना है करें। फैसला हो गया, मोहरें लग गई। अब आप कादी फायद ईसा को इस्तेमाल करें, आमिर फारूक को इस्तेमाल करें, सिकंदर सुल्तान राजा को इस्तेमाल करें, जो 2 नंबरी करनी है करें। लोगों ने फैसला देना था, दे दिया। उसके बाद हम आते हैं सऊदीया पे। इमरान खान वजीर आजम थे ना, तो इतना प्रोपेगेंडा किया गया। वैसे तो आसिफ सईद खान खोसा ने इसको गॉड फादर नहीं कहा था ना, कि ये बाकी पाकिस्तान के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन इश्तिहारों के लिए, प्रोपेगंडे के लिए, लिफाफों के लिए इनके पास इतना पैसा है कि 3.5 सालों में आपने प्रोपेगंडा सुना। इमरान खान ने जी सऊदीया से ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, इमरान खान ने जी अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, इमरान खान ने जी चीन से ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं। सऊदीया ने जो इमरान के दौर में डेफर पेमेंट पे या सादा अल्फाज में उधार जो तेल दे रहा था सऊदीया ने उससे भी इनकार कर दिया है कि हम अब नहीं दे सकते।
یہ کہہ رہے تھے مئی میں محمد بن سلمان آ رہے ہیں، جون میں آ رہے ہیں، جو کدھر گئے محمد بن سلمان؟ اور ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار نے کہا تھا نئی حکومت نے جو ہے نا وہ سنبھالا ہے اقتدار تو سٹاک ایکسچینج اوپر گئی. کدھر گئی سٹاک ایکسچینج؟ باہر نکلے نا، ادھر آ کے بابر افتخار صاحب ادھر آئے نا، لوگوں کو بتائیں، لوگ آپ کے اوپر پھول ڈالیں، آئیں لوگوں کو بتائیں، ڈی جی خان میں جا کے بتائیں کہ سٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی ہے. اس بھائی کو بتائیں جس نے گلا کاٹ دیا ہے جو ہے نا وہ بل کی وجہ سے اپنے سگے بھائی کو، ان کو بتائیں نا جا کے. آپ کی ہر بات صحیفہ ہے آسمانی کہ صحیفہ اتر آیا تو اب ہم اس پہ یقین کریں اور انگوٹھے چومیں؟ بتائیں نا جا کے دیہاتوں میں لوگوں کو. تو بہرحال جی سعودیہ نے ان کو کدو دکھایا ہے، ان کو ٹھینگا دکھایا ہے کہ دفع ہو جاؤ، پہلے اپنے ملک کے معاملات ٹھیک کرو. اور جو ایس آئی ایف سی تھی انہوں نے کہا، آرمی چیف جس کے سربراہ تھے، کہ سعودیہ وہ DC-10 یہ سب سے بڑا جہاز تھا دنیا کا، اب میرے خیال ہے گراؤنڈ ہو گیا ہے کہ DC-10 بھار کے وہ کوئی ریالوں کے لائے گا اور اوپر سے پھینکے گا، ہر گھر میں جائیں گے. کوئی ڈالروں کے لائے گا وہ اوپر سے پھینکے گا، جس طرح پرچیاں پھینکی جاتی ہیں ہر گھر میں جائے. کدھر گئے؟ میں نے آپ کو بتایا یہ سفارت خانوں کا کیا کام ہوتا ہے. سفارت خانوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ روز کی کیبلیں اپنے ملک بھیجتے ہیں، اپنے ملک کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس ملک کے لوگ کس کو چاہتے ہیں، کس کی مقبولیت ہے، وہ کیا بھیجتے ہوں گے. ابھی دوسرا دن پورا اسلام آباد وہ کنٹینرستان بنا ہوا ہے، کنٹینر ہی کنٹینر. وہ کیا کیبلیں بھیجتے ہوں گے پاکستان کے بارے میں، پاکستانی لوگوں کے بارے میں، پاکستانی حکمرانوں کے بارے میں کیا کیبلیں بھیجتے ہوں گے. بہرحال وہ جی عمران نے تعلقات خراب کر دیے. اب بڑا تم لوگوں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے سعودیہ نے. اسی کے دور میں ڈیفر پیمنٹ پہ جو ہے نا وہ تیل انہوں نے منظور کیا تھا، اب وہ مکر گئے. اور پاکستانی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جھٹکا وہ سعودیہ نے دیا ہے. یہی حال چین کا ہے. چین کی منٹ وزیر خزانہ ادھر ہی ہے، یعنی وہ شیپنگ کے کمرے کے باہر میرا خیال ہے کھڑا ہوتا ہے، شیپنگ باہر نکلتا ہے تو گر جاتا ہے اس کو. ابھی تک چین نے بھی جو ہے نا وہ کوئی رسپانس نہیں دیا. عمران خان نے جی تعلقات خراب کر دیے ہیں. اور یہ پرچیوں والے جن کو 2 لائنیں بولنی نہیں آتی، انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام بلند کر دیا ہے. ڈائریکٹر پاسپورٹ نے بتایا ہے، میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان سے زندہ بھاگ، کہ 1,63,00,000 اندازہ کریں، یعنی دنیا میں 50 سے زائد ایسے ملک ہوں گے جن کی اتنی آبادی نہیں ہوگی. 1,63,00,000 لوگوں کے پاسپورٹ پروسیس میں ہیں. 1,63,00,000 جو پاکستان سے زندہ بھاگ. بلکہ اتنا عجیب و غریب واقعہ سنایا ہے ایک جو ہے نا وہ صحافی نے کہ ایک بیرون ملک پاکستانی تھا، اس نے پیمنٹ دی ہوئی تھی اپنے پلاٹ کی 20 لاکھ روپیہ، اور وہ قسطوں والا معاملہ یہ وہ. تو اس پراپرٹی والے نے رابطہ کیا ہے اس بیرون ملک پاکستانی سے، تو اس نے کہا وہ 20 لاکھ روپیہ میری طرف سے تحفہ سمجھو، وہ میں نے تمہیں بخشا ہے، اور میری توبہ ہے کہ بالکل جو ہے نا کہ میں تھے پراپرٹی لواں اور یہاں پہ میں جو ہے نا وہ کچھ کروں، میری طرف سے وہ تم لے لو. یہ ہوا ہے. تو ڈی جی پاسپورٹ نے سینٹ کی کمیٹی کو بتایا ہے 1,63,00,000 پاسپورٹ وہ پروسیس میں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پاسپورٹ کیوں اور یہ صرف عام لوگوں کے ہیں. جو ایگزیکٹو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ان کا پروسیس اور ہے، وہ اور ہیں. یہ صرف عام لوگوں کے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو منی جہنم، یہ جو ضمنی جہنم بنا دیا گیا ہے. وہ جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے 1947 میں کہ ہم مدینے جا رہے ہیں، وہ تو ان کو انہوں نے بتایا ہے کہ نہیں تم مدینے نہیں آئے، تم کربلا میں آئے ہو مکہ چھوڑ کے، تم جو ہے نا وہ کوفہ میں آئے ہو. ہم تمہیں ہاتھ لگائیں کہ تمہیں یاد رہے ساری عمر. بہرحال اب جس کا جدھر کو منہ آ رہا ہے 1,63,00,000 پاسپورٹ عام وہ پروسیس میں ہیں، اور جو ایگزیکٹو ہیں جو بڑے صنعتکاروں کے ہیں وہ علیحدہ ہیں. تو بہرحال یہ جی عمران خان نے تعلقات خراب کر دیے تھے، اور انہوں نے ان تعلقات کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا ہے جو دھمکی بھی بغیر پڑے نہیں دے سکتے.
तल्लुकात, पहली बात तो यह है कि कम्युनिकेशन हो ना आपके और मेरे तल्लुकात कौन से हैं? कम्युनिकेशन के। मैं आपसे बात करता हूँ, आप मुझसे बात नहीं करते, लेकिन यह कि कमेंट कर देते हैं, यही तल्लुकात होते हैं। इनको तो धमकी भी ये पढ़ के देते हैं। तो वो इतना प्रोपेगेंडा किया गया, इतना प्रोपेगेंडा किया गया, इतना माल लगाया गया भाड़े के टटुओं को कि जी इमरान ने तल्लुकात खराब कर दिए हैं, इमरान ने दुनिया में तनहा कर दिया है। आज सुने कि अमरीकी सेनेट में कोई पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया के हक में वो करारदाद भी आ रही है, उसके लिए भी तैयार रहें। अब मेन स्टोरी मैंने आपको बतानी थी, ये जो आप और मैं बिल्कुल चिल होकर 750 रुपए यूनिट 4 जो है ना जुलाई 1774, पहले मैंने जिक्र किया, और कब से कब्जा था? 167 सालों से। ये मैं आपको कहानी सुना रहा हूं जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये कहानी है अमेरिका की कि 4 जुलाई 1774 को 13 रियासतें, उस वक्त ये ज़हन में रखें, अब तकरीबन 50, 51, 52 मुझे कंफर्म नहीं है, 13 रियासतें ये आज़ाद हुई थी वो बरतानिया से। और बरतानिया के कब्जे की मुद्दत कितनी थी? 163 साल से 167 साल बताई जाती है। 1 सदी और 63 साल, 1 सदी और 67 साल बरतानिया ने यहां पे हुकूमत की और कर रहे थे। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि अखराजात बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए उन्होंने टैक्सेस लगा दिए। जो पहले लगे हुए थे उनको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ये वो चिंगारी थी जो सुलग उठी टैक्सों से। हिस्ट्री पढ़ लें, टैक्सों से, यानी वर्जीनिया के जॉर्ज वॉशिंगटन, इसके अलावा थॉमस जेफरसन, इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसके अलावा जॉन एडम, ये जो बड़े लोग थे। फिर जिस तरह मैंने बताया, जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन को जनरल बनाया गया, दूसरी कांग्रेस में आज़ादी का ऐलान कर दिया गया, और फिर ये तकरीबन 8 साल 9 साल झड़पें, लड़ाई, उसके बाद दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क जो है वो वजूद में आया, जो इस वक्त हुकूमतें गिरा रहा है, जो इस वक्त हुकूमतें बना रहा है, वन एंड ओनली USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब ये आज़ाद हुआ तो इसकी 13 रियासतें थीं। उसके बाद आपने देखा कि इस मुल्क ने, हमारा आप देख लें, हमें क़ायद आज़म ने 2 रियासतें दी, मीन 2 हिस्से। तो हमने अपनी नालायकी, हमने अपनी अकरबा परवरी, हमने अपनी मशरूब मगरब, हमने अपनी जर्नल रानियों, हमने अपनी नूर जहानों, हमने अपनी कौमी तरानों के सदके एक बाजू काट के फेंक दिया। ये कहते हैं जी कि हम ये और पाकिस्तान नूर है और पाकिस्तान कभी ना टूटने। तुम जैसे अगर लानती रहे ना, लानती, तो पहले हम ये भुगत चुके हैं हम पहले 1971 में। ये कोई नूर शूर नहीं है, ये करप्ट लोगों का अड्डा है, ये बदउनवानों की जन्नत है, ये सिफारशियों का अड्डा है, ये हराम खोरों की अमाजगाह है, ये कब्जा ग्रुप का हेड क्वार्टर है। कोई नूर शूर नहीं है। किसने कहा है नूर है? कोई नूर नहीं है। तो ये 4 जुलाई 1700 मैंने आपको बताया 74 में 163 साल जो है गुलामी को उतार फेंका जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन ने। और खबरें और भी हैं, वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप जो है ना वो बोर होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। और ये जो है जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन, इसके बारे में आपको थोड़ा सा अगले वीलॉग में बताऊंगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, और अल्लाह पाक आप लोगों की रोज़ियों और आप लोगों के दस्तरखानों को बहुत वसी करे। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।